देखिए, अब हम पार्ट 2 देख लेते हैं। पिछले पार्ट में कुछ चीज़ें रह गई थी, हम इसमें देख लेंगे चैप्टर्स का। तो देखिए, हम लोगों के परिवार जो है काफ़ी लोकतांत्रिक हैं। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसला लेते हैं, और फैसले में मेरे विचार भी उतने ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। ये भी एक लोकतंत्र का उदाहरण ही है, समझ लीजिए। तो देखिए, लोकतंत्र शब्द जो है इस तरीके के प्रयोग के फैसले लेने में बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब ये होता है कि उस फैसले को प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति के फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी फैसले में उतना ही महत्व है जितना बहुत शक्तिशाली का। तो ये बात सरकार और परिवार पर भी लागू होती है, किसी अन्य संगठन पे भी। कुल मिला के सारांश ये निकलता है लोकतांत्रिक का मतलब, कि लोकतांत्रिक का मतलब ये है कि चाहे वो जितना भी गरीब दबा कुचला इंसान हो, चाहे वो जितना अमीर जैसे अंबानी वगैरह हो, सारी लोगों की वोट वैल्यू एक है, सबको अपना मत जो है व्यक्त करने की शक्ति एक समान प्रदान है। तो लोकतंत्र जो है एक मंच पे हर इंसान को लाता है, यानी कि सभी जनता जो है एक समान है लोकतंत्र में। ठीक है, कमज़ोरों को भी ये जो है ताकत प्रदान करता है। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। कैसे? लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने की इस अध्याय में, वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनमें से आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति जो है एक बार में एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। तो आप ये समझ लेंगे कि एक आदर्श लोकतंत्र अभी भी स्थापित नहीं हो सका है हमारे देश में, और यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही और एक दल के शासन जो है अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी की ज़रूरत नहीं रहती। दरअसल क्या होता है कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं है कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों को सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है, और इसीलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। तो इसमें ये देखते हैं कि कौन सा अलोकतांत्रिक है, कौन पक्का नहीं है। तो देखिए, देश का जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो ये क्या है? ये अलोकतांत्रिक है। दूसरी बात ये है, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव में जीतते आ रही है, पक्का नहीं है, ये आता है। तीसरी बात है, पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा, ये एक लोकतांत्रिक है। चौथी बात, यहाँ जो है स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। तो क्या है ये अलोकतांत्रिक है। ऐसे ही आगे भी है कि देखिए, पहला दिया हुआ है कि संसद जो है सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। तो ये क्या है? नहीं बना सकती, यानी कि अलोकतांत्रिक शासन है यहाँ पे। अगला है, संसद जो है न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। तो ये क्या है? ये है लोकतांत्रिक। अगला है, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते मतलब कि अलोकतांत्रिक है। चौथी बात यह है कि देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकता। तो ये भी अलोकतांत्रिक है। अगला है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अक्षा नहीं है और क्यों? तो पहला है, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या हुआ? देखिए, लोकतांत्रिक देश जो है दूसरे की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। कैसे? कि लोकतंत्र के पक्ष जो है अच्छा तर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत जैसे कुछ लोकतांत्रिक देश अब भी आर्थिक रूप से विकसित हो रहे हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात जैसे राजतंत्र वाले देश आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने में कौन सा कारण सही नहीं है? तो देखिए, कौन सा कारण सही नहीं है, इसमें मुझे जो है घ नंबर का कारण तर्क संगत नहीं लग रहा है, कि लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। देखिए, क्या है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह इसलिए किसी तर्क को मानने और उस पर आचरण करने में अकाल को दूर करने में परस्पर कोई संबंध नहीं है।
अगला क्वेश्चन ये है कि किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है और इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार को ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका जो है लोकतांत्रिक नहीं है? तो देखिए कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, ये वाला तरीका। देखिए कैसे सरकारी अधिकारियों को पानी पीने के लिए रिश्वत देना, ये लोकतंत्र कहाँ से हुआ? लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं हुआ ये, तो ये वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। तो क्या जवाब होना चाहिए? पहला क्वेश्चन ये है कि सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है और इसलिए सेना को जो है देश का शासन करना चाहिए। देखिए क्या है कि सेना जो है देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसलिए ये लोकतांत्रिक सरकार के गठन नहीं कर सकती। बेशक सेना सबसे अधिक अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है लेकिन कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि सेना तानाशाह नहीं बनेगी। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में शासन के अधीन जो है नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जनरल अगस्तो पिनोशे जो है शासन के अधीन चिले की जनता को कष्ट से जो है भोगने पड़े। अगला ये है कि बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। तो देखिए इसका कारण क्या है कि देखिए सभी लोग कुछ सीमा तक समझदार हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिद्धांत के अनुसार हमारे देश में 18 वर्ष से आयु की अधिक के लोग ही वोट डालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास समझदारी होगी, तो समाज के कुछ वर्गों की अनदेखी करना अनुचित होगा। अगला ये है अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए? देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। मैं इस कथन से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये बहुत खतरनाक तर्क है। देखिए राजनीति में धर्म को शामिल करने की गंभीर विवाद पैदा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में तो कई धर्म के लोग हैं। अगर एक धर्म को आप प्रायोर बना दोगे तो इससे क्या होगा? ये विनाश का ही तो कारण बनेगा। तो विश्व इतिहास में अभी तक किसी भी धार्मिक राजनेता द्वारा चलाई जा रही सरकार सफल सिद्ध नहीं हुई है। धर्म को किसी भी देश के राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए कि कौन से तर्क को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? पहला कथन ये है बेटी से बाप कहता है मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे जो है वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय कर देते हैं। तो देखिए जो पहला कथन है मुझे तो अलोकतांत्रिक लग रहा है। पहली बात तो इसमें बच्चे की राय नहीं पूछी जा रही है क्योंकि ये जो है लड़की को उसके अपनी शादी के बारे में राय व्यक्त करने का अवसर से वंचित किया जा रहा है और ये कथन जो है लोकतंत्र के जो है सापेक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटी को अन्य लोगों द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए ना, और उस लड़की को ही जो है अपने पति के साथ पूरा जीवन बिताना है और उसे अपने पति को चुनने का अधिकार ही ना प्राप्त हो तो ये तो उसके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा ना। अगला क्वेश्चन है कि छात्र से शिक्षक कहता है कि कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। तो देखिए क्या है, दूसरा भी अलोकतांत्रिक है। कैसे? कि छात्र को प्रश्न पूछकर अपना संशय दूर करने का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। भाई उसे कहीं भी डाउट होगा तो वो अपना क्वेश्चन तो पूछेगा ही। अब वो मना कर रहे हैं तो ये अलोकतांत्रिक हो गया है ना। और सबसे अच्छी चीज़ जो कि अध्यापक कर सकता है वह यह कि वह छात्र को कहे कि कक्षा समाप्त होने के उपरांत बच्चे प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं, किंतु उसे छात्रों के प्रश्न उत्तर देने चाहिए। अगला क्वेश्चन है अधिकारियों से कर्मचारी। हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। देखिए तीसरा जो है लोकतांत्रिक है। कैसे? यहाँ पे लोग अपने विचार दे रहे हैं अधिकारी को। कैसे? कि देखिए नियम और कानून की मांग करते हैं कर्मचारी जो कि उनके लाभप्रद के लिए है और कर्मचारी सदैव ही कानून मानकों के अनुसार जो है अपने अधिकारी से किसी भी चीज़ का अनुरोध या मांग कर सकते हैं और ये एक लोकतांत्रिक मामला है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है 9वां नंबर। एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। तो देखिए पहला है देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव जो है नियमित रूप से होंगे।
तो बिल्कुल लोकतंत्र हम इसे कहेंगे, क्योंकि लोग अपना वोट दे रहे हैं और नियमित रूप से चुनाव कराए जा रहे हैं। दूसरी बात, देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। तो देखिए क्या है कि लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा में बढ़ोतरी करता है, और एक लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है, और शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च में कमी करना लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होएगा, है ना। और इसलिए ऐसे देश को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च में कमी करने में सहमत नहीं होती। अगला है कि देखिए अगला क्या है, अगला ये है कि लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक ही भाषा है, जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। तो ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। भैया जो जो भाषाएं जानता है तो उसमें जो है वो उन्हीं भाषाओं में जो है प्रयोग होना चाहिए, है ना। देखिए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है कि अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है, आमदनी की असमानता। तो ये क्या है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्ग की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में सामने आई। तो देखिए बात कर लेंगे, सन 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार में की आमदनी $100 थी, जबकि गोरे परिवार की आमदनी $162, और औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार में 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी। अब इसका पढ़ लेंगे, ये पूरा जो है मैं इसका आंसर बताऊंगी। देखिए क्या है कि इसमें कोई विवाद नहीं है। कैसे कि देखिए गरीबी का जो है लोकतंत्र पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। एक अश्वेत परिवार किसी श्वेत परिवार के मुकाबले बहुत कम कमाता है, और इसीलिए उसकी कमाई में असमानता उसके मतदान पैटर्न से साफ झलकती है। तो राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 या इससे अधिक की आय वाले 10 में से 9 लोगों जो है मतदान किया था, जबकि $15,000 से कम आय वाले 10 में से 5 लोगों ने मतदान किया। इतना ही नहीं, उनकी आय में अंतर ने सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को भी प्रभावित करने की योग्यता निर्धारित की। तो देखिए अमेरिका की तरह भारत में भी विभिन्न राजनीतिक दल अमीर लोगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देते हैं। उनको दिए जाने वाले चंदे की राशि का अधिकतर भाग उन्हीं से आता है। तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो, और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़ गाइस। बीच में स्किप मत किया करिए, ऐड आते हैं तो कुछ सेकंड्स के होते हैं, आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं, देख ही सकते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, अब मैं अगले चैप्टर में आपके साथ रूबरू होंगी। धन्यवाद।